आध्या ने उस गार्ड से कहा, तुम सबको मैं इन दोनों से बहुत ज्यादा पैसे दूंगी। तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। तुम लोग इनके लिए काम करते हो और तुम्हें जो भी मिलता है मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें उससे ज्यादा दिलाऊंगी। बस मुझे जाने दो। आध्या सिर्फ अपनी बात कहे जा रही थी और गार्ड उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहे थे और सिर्फ उसकी बात सुन रहे थे। आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे और आध्या ने कहा, तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या चाहिए? जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। बस एक बार मुझे यहाँ से जाने दो, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। आध्या उन लोगों से हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगा रही थी और रो भी रही थी। तभी उन गार्ड का हेड आया और बोला, ये क्या तमाशा बना रखा है तुम लोगों ने? क्यों शोर मचा हुआ है? गार्ड ने अपने हेड से कहा, ये लड़की यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। वो तो अच्छा हुआ हम लोग जान गए, नहीं तो आज ही हमारे चंगुल से निकल ही जाती। जैसे ही उस आदमी ने ये बात सुनी वो गुस्से से लाल हो गया और आध्या की तरफ बढ़ा। उसने आध्या के बाल पकड़कर उसे खींचा और जोर का तमाचा मारते हुए कहा, तू हमसे बचकर भाग निकलेगी? हमारा नाम खराब करेगी? तुझे पता भी है कि हम कौन लोग हैं? आध्या को बहुत दर्द हो रहा था और रोते हुए उसने कहा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। प्लीज मेरे बालों को छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। लेकिन वो आदमी आध्या को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और उसे आध्या को रोते हुए देखकर भी मजा आ रहा था। तभी उस आदमी ने गार्ड से कहा, इसे इतना टॉर्चर करो और इतना रुलाओ कि आगे से ये कभी भी यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। हमें इसे यहाँ से जाने नहीं देना है। गार्ड तुरंत आध्या को अपने साथ ले गए और उसे तरह तरह से टॉर्चर करना शुरू कर दिया। गार्ड उसे मार रहे थे। आध्या को काफी दर्द हो रहा था और उसे इस जगह से नफरत होने लगी थी। आध्या को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया जा रहा था कि वो कभी भी बेहोश हो सकती थी। वो उन लोगों से हेल्प करने की भीख मांग रही थी, लेकिन वो निर्दयी आध्या की मदद के लिए राजी नहीं थे। जब ज्यादा देर तक वो लोग आध्या को मारते रहे तो आध्या बेहोश हो गई और फिर उन गार्ड ने आध्या को फिर से बांध दिया। उधर हॉस्पिटल में डॉक्टर भक्ति के कमरे में आया और ऋषि से बोला, अब आप लोग इन्हें यहाँ से लेकर जा सकते हैं। ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन ध्यान रहे आपको इनका ख्याल रखना होगा और इन्हें अकेले नहीं छोड़ना होगा। ऋषि और वीरा की खुशी का ठिकाना नहीं था। ऋषि बहुत खुश था कि भक्ति अब ठीक थी और घर जा सकती थी। ऋषि भक्ति को घर ले जाने की तैयारी कर रहा था। तभी वीरा ने ऋषि से कहा, भक्ति को इस वक्त किसी की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि वो अकेली रहे और कोई उसका ख्याल रखने वाला ना हो, इसीलिए मैं उसके पास रुकना चाहती हूँ। ऋषि ने वीरा की तरफ शॉकिंग नजर से देखा और बोला, तुम वहां पर कैसे रुक सकती हो, और ये पॉसिबल ही नहीं है। वीरा ने ऋषि से कहा, देखो मुझे भी तुम्हारे यहाँ रुकने की कोई तमन्ना नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ भक्ति के लिए वहां पर रुकना चाहती हूँ, जिससे भक्ति की केयर ढंग से हो सके। ऋषि ने वीरा की तरफ घूर कर देखा और बोला, तुम भक्ति की केयर की बात ना करो। हम भक्ति की केयर तुमसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं और तुम्हें हमारे मामले में दखल देने की कोई भी जरूरत नहीं है। वीरा ऋषि के इस एटीट्यूड से तंग आ चुकी थी और उसे लगता था कि ऋषि अभी भी थोड़ा सा भी हम्बल नहीं था। उसे सिर्फ हमेशा उसके डिसीजन और वो ही दिखता था। वीरा को हमेशा लगता था कि ऋषि अपने आगे हर किसी को बेवकूफ ही समझता था और तब से लेकर आज तक ऋषि में कुछ भी बदला नहीं था और आज भी ऋषि बिल्कुल ही वैसे ही था। वीरा ने ऋषि की तरफ देखा और इरिटेट होते हुए बोली, तुम अपने आगे किसी की सुनते क्यों नहीं हो? आखिर तुम्हें ये क्यों लगता है कि हमेशा तुम ही सही हो? जब भक्ति की तबीयत सही नहीं है और उसकी देखभाल के लिए उसके पास कोई नहीं है, फिर भी तुम खुद को हमेशा महान दिखाना चाहते हो और मेरी बात को रिफ्यूज करते रहते हो।
ऋषि को लगा कि वीरा हमेशा की तरह हर ब्लेम ऋषि पर ही डाल रही थी और ऋषि ने गुस्से में वीरा से कहा, यह अब ड्रामा करके सारा इल्जाम मुझ पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा हमेशा का यही है, खुद को ही अच्छा बनाने की कोशिश करती हो और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और न ही भक्ति को तुम्हारी कोई जरूरत है। फिर क्यों तुम हमारी हेल्प करना चाहती हो? वीरा ने ऋषि की तरफ हंसते हुए कहा, भक्ति को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसीलिए वो मेरे पास रहना चाहती है। और तुमने उसके लिए क्या कुछ किया है वो दिख रहा है। तुमने उसकी इतनी अच्छी देखभाल की है, तभी तो आज उससे पैनिक अटैक आता है। जब वीरा ने भक्ति को लेकर ऋषि पर इल्जाम लगाए कि ऋषि ने भक्ति की सही से केयर नहीं की थी, तब ऋषि का दिमाग खराब हो गया और वो वीरा से अनाप शनाप बकने लगा। उसने वीरा को काफी कुछ सुनाया जो वीरा को बुरा लग रहा था, लेकिन वीरा भक्ति के कारण शांत थी। काफी देर तक वीरा शांत रही और फिर अचानक से उसने कहा, ऋषि, भक्ति की तबीयत खराब है। कम से कम तुम उसकी तबीयत सही होने तक तो मुझे उसके साथ रहने दो और अपना ये झगड़ा बंद करो। काफी देर तक चिल्लाने और गुस्सा करने के बाद ऋषि को भी ये एहसास हुआ कि शायद भक्ति को किसी न किसी के साथ की जरूरत थी। इसीलिए ऋषि भी वीरा की बात मान गया और उसने वीरा को गेस्ट रूम में रहने की इजाजत दे दी। ऋषि और वीरा भक्ति को लेकर घर गए और वीरा भक्ति के लिए गेस्ट रूम में रहने लगी। ऋषि ने भक्ति को उसके रूम तक छोड़ा और फिर भक्ति को सोने के लिए कह दिया। भक्ति की हालत भी इस समय काफी कमजोर थी और उसे तुरंत ही नींद आ गई। तभी वो गुस्से में वीरा के रूम पर गया। वीरा गेस्ट रूम में थी और अचानक ऋषि को वहां पर देखकर हैरान थी और बोली, क्या हुआ ऋषि, तुम भक्ति को छोड़कर यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें इस वक्त उसके साथ रहना चाहिए। ऋषि ने वीरा की बात को काटते हुए कहा, वो ठीक है और अब सो रही है, लेकिन मैं तुमसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। वीरा ने ऋषि से कहा, बोलो ऋषि। ऋषि ने वीरा से कहा, मैंने तुम्हें भक्ति की तबीयत खराब होने के कारण यहाँ रुकने के लिए अलाउ किया है, लेकिन तुम ये बात याद रखना, अगर तुमने भक्ति के और नजदीक जाने की कोशिश की या फिर तुमने किसी भी तरह से भक्ति को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वीरा ने ऋषि की तरफ देखा और बोली, तुम मुझे ये धमकी देना बंद करो और मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। ऋषि ने वीरा की तरफ देखा और घूरते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अब तुम इसे धमकी समझो या फिर कुछ और, लेकिन तुम भक्ति के नजदीक जाने की कोशिश नहीं करोगी। अब ऋषि जा चुका था। वहीं जब शाम हुई तो वीरा ऋषि के घर में छुपके से कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषि के घर में कई नौकर मौजूद होने के कारण वो कुछ भी न पा सकी और वीरा ने कहा, मैं कैसे पता लगाऊं? यहाँ तो सब लोग हर तरफ मौजूद हैं, फिर आखिर सच क्या है इसका पता कैसे लगेगा? शाम को वीरा नौकर के इधर उधर होने का इंतजार करती रही, लेकिन कोई भी नौकर की नजर इधर से उधर नहीं हुई और ना ही नौकर टस से मस हुए। वीरा के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था जहां पर वो ऋषि के घर में कुछ ढूंढ सके। रात हो गई थी और वीरा ने ऋषि से कहा, मैं रात में भक्ति के साथ सोना चाहती हूँ, कहीं रात में उसे किसी चीज की जरूरत ना पड़े और उसकी तबीयत ना खराब हो, इसीलिए मुझे उसके पास रुकना बहुत जरूरी है। ऋषि ने वीरा की तरफ देखते हुए साफ इनकार करते हुए कहा, तुम्हें यहाँ रुकने के लिए दिया है वही बहुत है, कोई जरूरत नहीं है साथ रुकने की। यहाँ पर बहुत से नौकर हैं जो उसका ख्याल रखने के लिए काफी हैं और मैंने तुमसे पहले ही बोला है कि मेरी बेटी के उतना करीब आने की कोशिश मत करो। वीरा ऋषि की बातों से तंग आ चुकी थी और गुस्से में बोली, ऋषि, भक्ति सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं है, बल्कि वो मेरी भी बेटी है और उस पर मेरा भी हक है, बल्कि तुमसे ज्यादा उस पर मेरा हक है क्योंकि मैंने उसे जन्म दिया है।
ऋषि ने वीरा की तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम किस हक की बात कर रही हो वीरा? तुमने तो उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। अगर मैं ना होता तो पता नहीं आज वो किस हालत में होती, जिंदा भी होती या मर गई होती। वीरा ने ऋषि से कहा, मैंने उसे नहीं छोड़ा है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। असली गुनहगार तुम हो। तुम ही ने रिश्तों की कभी अहमियत ही नहीं समझी, और अगर समझी होती तो तुम शायद कभी रिश्तों को तोड़ते ही नहीं। ऋषि को वीरा की ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसे लग रहा था कि वीरा फिर से पुरानी बात करके ऋषि को दोषी साबित करना चाहती थी। ऋषि ने वीरा से कहा, देखो वीरा, मैं तुमसे पुरानी बातों पर बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो हो गया वो हो गया। अभी भक्ति मेरे पास है और मुझे उसकी देखभाल कैसे करनी है ये बहुत अच्छे तरीके से पता है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व हो। वीरा ने ऋषि से कहा, मैं उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना नहीं चाहती हूँ, लेकिन भक्ति को एक माँ के प्यार की जरूरत है और मुझे लगता है हमें उसे वो देना चाहिए। जैसे ही वीरा ने अपनी बात कही, ऋषि ने तुरंत उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, जरूरत तो मुक्ति को भी एक पिता की है। हम दोनों ने अपनी आपसी रंजिश के कारण इन दोनों ही बच्चों से उनके पेरेंट्स से छीन लिए हैं। बेचारी इन बच्चियों का क्या कसूर? वीरा ने ऋषि से कहा, लेकिन इन सबके पीछे क्या कारण है ऋषि? क्या मैंने ये सब शुरू किया था? क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है या फिर? ऋषि ने वीरा की तरफ निराश भावना से देखा और बोला, वीरा, अब तुम पुरानी बातों को याद करना और इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने जो भी किया था किसी कारण से ही किया था, और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब इन टॉपिक्स पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। ऋषि वहां से चला गया था और वीरा अकेले खड़ी यही सोच रही थी कि ऋषि को अब भी अपनी गलतियों का एहसास नहीं था। उसे अब भी ये समझ नहीं आया था कि जो उसने किया था वो गलत था, और उसकी गलती की सजा आज मुक्ति और भक्ति को मिल रही थी। वीरा अकेले कमरे में लेटी हुई थी। तभी वहां पर भक्ति आ गई थी और वो वीरा के पास ही सोना चाहती थी। वीरा ने भक्ति से कहा, चली जाओ भक्ति, नहीं तो ऋषि फिर से कोई ना कोई बवाल करेगा। भक्ति को वीरा के पास देखकर ऋषि अब क्या करेगा? वीरा ने भक्ति को जाने के लिए कहा, लेकिन भक्ति वहीं रुक गई थी। वहीं वीरा इतनी ज्यादा थकी हुई थी कि कुछ ही देर में उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गई। भक्ति भी वीरा के पास सो गई और वीरा के पास सोकर उसे बेहद सुकून मिल रहा था। इधर धैर्य को आध्या को ढूंढते हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन आध्या की कोई भी खबर नहीं लग रही थी। धैर्य की सारी कोशिशें बेकार हो गई थी। धैर्य मन ही मन सोच रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए जिससे आध्या का पता लग सके कि कौन उसे कहाँ लेकर गया था। तभी धैर्य के मन में ख्याल आया और उसने कहा, मुझे अब सिर्फ एक ही लड़की आध्या के बारे में बता सकती है, और वही सिर्फ आध्या तक मुझे पहुंचा सकती है। इतना कहकर धैर्य के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और वो तुरंत अपने घर से निकल गया। धैर्य मुक्ति के पास पहुंचा। तब मुक्ति सिस्टम पर एक बहुत ज़रूरी काम कर रही थी। धैर्य ने मुक्ति से कहा, मुझे तुमसे एक बेहद ज़रूरी काम है और तुम्हारी मदद चाहिए। प्लीज़ मुक्ति, मेरी हेल्प करो। धैर्य को हताश और परेशान देखकर मुक्ति का भी दिल भर आया और उसने कहा, अरे आप इतना परेशान क्यों हैं? बताइए, आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए और ऐसा क्या हो गया है जो आप इतना परेशान हैं? धैर्य ने कांपते हुए लफ्जों में कहा, वो आध्या। जैसे ही धैर्य ने आध्या का नाम लिया, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुक्ति भी डर गई थी और उसे लगा शायद कोई बहुत बड़ी अनहोनी घट गई है जिसकी वजह से धैर्य परेशान था। मुक्ति ने धैर्य से कहा, क्या हुआ है उन्हें? आप आराम से बैठिए और बताइए क्या बात है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। धैर्य ने मुक्ति से कहा, पिछले 2 दिन से आध्या गायब है। किसी ने उसे किडनैप कर लिया है
और मैंने आद्या को ढूंढने की कई कोशिश की, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर है और किसने उसे कहाँ किडनैप करके रखा है। धैर्य ने मुक्ति को वो चिट्ठी दिखाई जिसमें लिखा हुआ था कि आद्या सिर्फ मेरी है। मुक्ति भी लेटर पढ़कर हैरान थी। मुक्ति ने कहा, आप चाहते हो मैं ये पता लगाऊं कि इस वक्त वो कहाँ है? हैरी ने अपने सिर को हिलाया और बोला, हाँ मुक्ति, जल्दी से ये पता लगाओ कि आखिर आद्या इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है। मुझे जल्द से जल्द उसे वहां से वापस लेकर आना है। मुक्ति ने तुरंत अपने सिस्टम पर चेक करना शुरू कर दिया और जैसे ही मुक्ति ने अपने सिस्टम में आद्या की लोकेशन को ट्रेस किया, वो हैरान रह गई क्योंकि आद्या यहाँ से काफी दूरी पर थी। मुक्ति ने धैर्य को आद्या की लोकेशन के बारे में बताया और धैर्य बिना कुछ सोचे ही आद्या को ढूंढने के लिए निकल गया। वहीं उधर वीरा जब सुबह सोकर उठी तो वो अपने पास भक्ति को देखकर हैरान रह गई। उसे पता था कि अगर ऋषि ने भक्ति को देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वीरा परेशान थी। उसने अपने सिर को पकड़ा और बोली, अरे यार, ये भक्ति अभी तक यहाँ से गई क्यों नहीं? मैंने इससे बोला था कि यहाँ से चली जाए, लेकिन फिर भी ये मानी नहीं और मैं भी सो गई। अब अगर ऋषि ने इसे यहाँ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वीरा ने भक्ति को नींद से जगाते हुए कहा, भक्ति उठो और अपने रूम में जाओ। यहाँ अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। भक्ति हमेशा की तरह सोने का नाटक कर रही थी और उसका वीरा के पास से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वीरा उसे स्ट्रिक्ट होकर अपने रूम में जाने के लिए कह रही थी, लेकिन तभी भक्ति ने मना कर दिया। वीरा लगातार भक्ति को वहां से जाने को कह रही थी, लेकिन भक्ति का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था और ये सब ऋषि खिड़की से देख रहा था। ऋषि की आंखों में गुस्सा था और वो भक्ति से नाराज था। भक्ति और वीरा एक ही कमरे में मौजूद थे। तभी वहां पर ऋषि आ गया और जैसे ही वीरा ने ऋषि को वहां पर देखा, वो डर गई। वीरा को पता था अब ऋषि जरूर कोई ना कोई बवाल करेगा। वीरा ने ऋषि से घबराते हुए कहा, देखो ऋषि, तुम अभी कुछ भी मत कहना, भक्ति बस यहाँ से जाने ही वाली थी। ऋषि ने वीरा की बात को काटते हुए कहा, ब्रेकफास्ट लग गया है और मैं तुम दोनों को उसी के लिए बुलाने आया था। वीरा हैरान थी कि भक्ति को उसके पास देखकर भी ऋषि ने कुछ नहीं कहा था। ऋषि भक्ति के उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन भक्ति अभी भी उठने को तैयार नहीं थी और वो वीरा के पास से दूर जाना नहीं चाहती थी। तभी ऋषि ने भक्ति पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में बात नहीं समझ आती है भक्ति? जब तुम्हें इतनी बार बोला है यहाँ न आने को, फिर भी तुम जानबूझकर वही करती हो जो तुम्हें मना किया जाता है। ऋषि ने गुस्से में भक्ति से कहा, तुरंत यहाँ से अपने रूम में जाओ। जब तुम्हें एक बात बता दी गई है, फिर बार बार वही गलती करने की जरूरत क्या है? अगर अब तुमने दोबारा ये गलती दोहराई, फिर तुम ही सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। नाराज भक्ति वहां से निकल गई और रूम में सिर्फ वीरा और ऋषि मौजूद थे। जब भी ऋषि भक्ति को इस तरह से डांटता था, वीरा को ये बात पसंद नहीं आती थी और उसे लगता था कि ऋषि भक्ति को बहुत ही गलत तरीके से ट्रीट करता था और उसे प्यार नहीं देता था। भक्ति के जाने के बाद वीरा वॉशरूम में जाने लगी। तभी ऋषि ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है कि भक्ति से दूर रहा करो। तुम भी इस बात को समझो और भक्ति के करीब न ही आओ तो ही बेहतर रहेगा। वीरा का मूड थोड़ा सा चेंज हो गया था और वो इस वक्त ऋषि से फ्लर्ट करने के मूड में भी थी। वहीं वो ऋषि को ये भी बताना चाहती थी कि क्योंकि वो भक्ति की माँ है, इसीलिए वो भी भक्ति के साथ रह सकती थी और भक्ति के और करीब जा सकती थी और उसे माँ का प्यार दे सकती थी। वीरा ऋषि के करीब आई और बड़े ही रोमांटिक अंदाज में ऋषि से बोली, अच्छा ठीक है, मैं भक्ति के करीब नहीं जाती हूँ, फिर तुम ही बता दो मैं किसके करीब जाऊं। वीरा को फ्लर्ट करता देख ऋषि भी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो बाहर से दिखाना नहीं चाहता था और बाहर से सख्त बने रहने की कोशिश कर रहा था।
ऋषि ने वीरा से कहा, तुम्हें किसके करीब जाना है और किसके करीब नहीं जाना है वो पूरी तरह से तुम पर ही निर्भर करता है, लेकिन तुम भक्ति के करीब जाओगी या नहीं ये मैं ही डिसाइड करूंगा, क्योंकि मैं ही उसका ओनली पेरेंट हूँ और मेरा डिसीजन है कि तुम्हें भक्ति से दूर ही रहना होगा और तुम्हें उसके करीब जाकर या अपने पास रखकर कोई भी प्यार और दिखावा करने की जरूरत नहीं है। वीरा का जितना भी ऋषि से फ्लर्ट करने का मूड था, ऋषि ने एक झटके में उसे स्पॉइल कर दिया था। वीरा ने भी अब अपना सख्त अंदाज दिखाते हुए ऋषि से कहा, ये मत भूलो कि भक्ति के सिर्फ तुम ही बाप नहीं हो, बल्कि भक्ति की मैं भी माँ हूँ और उस हिसाब से मेरा भी उस पर अधिकार है और वो भी माँ का प्यार पा सकती है। जब ऋषि ने इन बातों को सुना तो वो वीरा को पुरानी बातें याद दिलाने लगा और उसने वीरा से कहा, अगर इतना ही भक्ति से तुम्हें प्यार था तो तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए था। तुमने तो एक बच्ची को अपना लिया और दूसरी बच्ची को छोड़ दिया। तब माँ का प्यार कहाँ था? तब ये ममता कहाँ थी? क्या तब भक्ति को एक माँ की जरूरत नहीं थी? वीरा अपनी बात कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऋषि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था और उसने अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा, तब तो भक्ति को एक माँ की सबसे ज्यादा ही जरूरत थी, लेकिन तुमने उसे छोड़ दिया और उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मैंने दिया। आज तुम उसकी माँ बनना चाहती हो, लेकिन तब तो तुमने ममता का गला घोट दिया था। वीरा को ऋषि की बातें चुभ रही थी और वीरा ने भी ऋषि को सुनाते हुए कहा, जिम्मेदारियां तो तुम्हारी भी बनती थी ऋषि, और उन जिम्मेदारियों और फर्ज को छोड़ना भी तुमने शुरू किया था। तुमने तो एक नहीं बल्कि 3 जिंदगी को एक साथ छोड़ दिया था। उनके भविष्य को बर्बाद होने के रास्ते पर तुम अकेला छोड़ आए थे। तुम्हें तो ये भी होश नहीं था आखिर तुम्हारे बाद ये 3 जिंदगी करेंगी क्या। मैंने तो इनको जन्म दिया और फिर तुम्हें भी इस जिम्मेदारी का एहसास हो और तुम इस जिम्मेदारी को उठाओ और जिम्मेदारी से भागो नहीं, बस इसीलिए मैंने भक्ति को तुम्हारे पास छोड़ दिया। मुझे कोई जरूरत नहीं थी ऐसा करने की, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी। ऋषि ने वीरा की बात को सुना और ऋषि और वीरा दोनों ही शांत थे। दोनों ही जानते थे कि पास्ट में उन दोनों ने ही अपनी ईगो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर 2 बच्चों की जिंदगी दांव पर लगा दी थी, लेकिन आज दोनों ही अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो खुद की और अपने बच्चों की नजरों में गिरना नहीं चाहते थे। ऋषि ने वीरा को लास्ट वार्निंग देते हुए कहा, मैं बस तुम्हें ये आखिरी बार बता रहा हूँ कि तुम भक्ति के नजदीक जाने की कोशिश मत करना और ना ही उसे बेटी की तरह ट्रीट करना। इतना कहकर ऋषि वहां से निकल गया और वीरा कुछ देर तक सोचती रही। वीरा कुछ सोच रही थी और तभी उसने कहा, मैं अपने आप से ये वादा करती हूँ कि मैं एक दिन भक्ति को यहाँ से ले जाकर ही रहूंगी, और सिर्फ भक्ति को ही नहीं ऋषि, मैं तुमको भी पाकर रहूंगी। वीरा का संकल्प मजबूत था और उसने कहा, लेकिन अगर मुझे ऋषि और भक्ति को पाना है तो उसके लिए मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा और फिर इन दोनों को ही मैं पा सकूंगी। उधर धैर्य आध्या को ढूंढ रहा था और मुक्ति से जो एड्रेस धैर्य को मिला था वो एक पागल खाने का एड्रेस था जो कि काफी दिन से बंद पड़ा हुआ था। धैर्य ने जब बाहर से उस पागल खाने को देखा तो वो डर सा गया और उसने खुद से कहा, ये तो शहर का सबसे बड़ा पागल खाना है और ये तो काफी दिन से बंद पड़ा है। क्या ये किडनैपर आध्या को यहाँ पर लेकर आए हैं? धैर्य पूरा पसीना पसीना हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आध्या की हालत कैसी होगी और वो इन पागलों के बीच जाकर कैसे आध्या को छुड़ाकर वापस लाएगा, क्योंकि ये जगह भले ही एक सिंपल सा अस्पताल थी, लेकिन अंदर जाने पर ये जगह बेहद खतरनाक थी। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर डॉक्टर जाने से भी डरते थे। ये जगह काफी समय से बंद की जा चुकी थी। अस्पताल की शक्ल में मौजूद इस जगह पर शहर के सभी डॉक्टर ने आने से मना कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर अजीब तरह के पागल देखने को मिलते थे। धैर्य ने पहले ही इस जगह के बारे में कई स्टोरी ऐसी पढ़ रखी थी जिसके कारण धैर्य और भी डरा हुआ था। धैर्य ने खुद से कहा,
अगर मैंने आध्या को जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकाला तो उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी और फिर वो कभी ठीक भी हो पाएगी या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। उधर आध्या की हालत पूरी तरह से खराब थी और इधर धैर्य की हालत भी खराब थी और उसे अब आगे का रास्ता नहीं दिख रहा था। लेकिन वो कैसे भी करके आध्या को ढूंढकर उसे बचाना चाहता था। क्या धैर्य आध्या को बचा पाएगा?